नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण क्या होती है, रेखिक समीकरण, और उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इन सब के बारे में ये लेक्चर रहेगा। रेखिक समीकरण, बेटा रेखिक समीकरण आप तब बोलते हैं जब कोई समीकरण में जो अज्ञात राशि है, अज्ञात राशि मतलब एक्स वाई जेड या x1 y1 x1 x2 x3, जो भी अज्ञात राशि है जिनका नाम अज्ञात है, जो आपको पूछा गया क्वेश्चन में, उनकी अगर पावर एक है, कुल पावर अगर एक है, कुल पावर क्यों बोल रहा हूँ कि अगर x गुना y हुआ तो दो पावर माना जाएगा, एक x एक y, है ना। इसे आप एक पावर नहीं बल्कि दो पावर बोलेंगे, क्योंकि एक x पर है, एक दो पर है, एक y पर भी है, तो टोटल कितनी पावर होगी, दो पावर होगी। तो अगर किसी समीकरण में प्रत्येक पद पर अज्ञात राशि की पावर, अज्ञात अननोन वेरिएबल, अज्ञात चर की घात, सभी पूरी समीकरण के अंदर हर जगह पर एक हो, तो ऐसे समीकरण को रेखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन कहते हैं। आइए मैं समझाता हूँ समीकरण के माध्यम से। a1x b1y प्लस c1z बराबर d1, ये जो इक्वेशन है इसे रेखिक समीकरण कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप जो अज्ञात राशियां देखेंगे, कहीं भी किसी भी पद में चले जाइए, यहाँ 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 और यहाँ, इस समीकरण में अज्ञात राशि कौन है, x है। कितनी पावर है, एक। इस समीकरण में अज्ञात राशि कितनी है, y, पावर कितनी है, b अज्ञात राशि नहीं है, b अचर है। हम कह रहे हैं जो अज्ञात राशि जिनको आप निकालते हैं उनकी, यहाँ अज्ञात राशि x है, पावर कितनी है, एक। यहाँ कितनी है, एक। यहाँ अज्ञात राशि कौन है, z, पावर कितनी है, एक। यहाँ कोई अज्ञात राशि है ही नहीं, है ही नहीं तो कोई मतलब ही नहीं। अगर है तो उस पर ज्यादा से ज्यादा पावर कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। तो ऐसे समीकरण को हम क्या कहते हैं, रेखिक समीकरण कहते हैं। तो ये रेखिक समीकरण है। अच्छा, axy प्लस 2z बराबर 5, क्या ये रेखिक समीकरण है? तो जवाब है नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ कोई अज्ञात राशि नहीं है, बहुत बढ़िया। यहाँ कोई नहीं है, ये भी अच्छी बात है। यहाँ है, x और y दोनों है, दोनों है तो दोनों की एक एक मिला के कितनी होगी, दो होगी। तो ये रेखिक समीकरण नहीं। समझ गए बात, रेखिक समीकरण क्या होती है? तो इस टाइप के जो समीकरण आप लिखा करते थे पहले, 2x प्लस 3y बराबर 5, ये जो समीकरण हुआ करते थे बेटा, ये जो समीकरण है इनको रेखिक समीकरण कहते हैं। रेखा का समीकरण, क्योंकि जब अगर आपसे ग्राफ बनाए, अगर आपसे ग्राफ बनाए तो आप देखेंगे कि इससे रेखा बनती है, इसीलिए इनको कहा गया रेखिक समीकरण। वो समीकरण जो रेखा बनाता है रेखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो इस टाइप के जो समीकरण है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उनको हल करने के बारे में पढ़ेंगे। अब एक चीज और समझिए मेरी बात को, एक चीज और चलते हैं। अब ये समीकरण मैं आपको दे दूं, मैं पूछूंगी बेटा इसको हल करो। पहला तो एक मेरे मतलब समझना कि जब मैं कहता हूँ हल करो या सॉल्व करो, जिसका मतलब होता है कि ये जो अज्ञात राशि है आप इनको निकाल के दिखाएंगे, आपको ये अज्ञात राशियां निकाल के दिखानी है। समझिए मेरी बात को। जब मैं आपसे कहता हूँ कि हल कीजिए, हल करिए, इसका मतलब होता है कि एक्स और वाई का मान निकालिए। इसे सरल भाषा में कहते हैं हल कीजिए। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं बेटे इसे एक्स वाई का मान निकालिए, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे सर समीकरण तो एक है, चीजें दो है, एक समीकरण से दो चीजें कैसे आएंगी? तो मैं कहूंगा जब समीकरण एक हो, चीजें दो हो, तो बेटा एक नहीं कई उत्तर आएंगे। सुनिए मेरी बात को, जब समीकरण आपके पास कम है और जो चीजें निकालनी है, जो अज्ञात है, वो आपके पास ज्यादा है, तो आपके उत्तरों की संख्या अनगिनत उत्तर होते हैं। इसे अनंत हल कहते हैं। कैसे होते हैं आइए बात करते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 5। ठीक है, 2x बराबर y माइनस 3y, x बराबर 5 माइनस 3y बटा 2। अब आप बेटा y का मान रखते जाइए और x का मान निकालते जाइए, अनगिनत उत्तर आपको मिलने वाले। कैसे? y का मान एक रखा, एक रखा तो 5 में से 3 गए, 2, 2 बटा 2, आंसर आ गया 1 1। x का मान 2 रख, y का मान 2 रखा तो 6 हो गया, 5 माइनस का 1 बटा। ऐसे ही y का मान 3 रखा, 9, 5 में से 9 गया -4 तो माइनस का 2। ये लीजिए निकालते जाइए, अनगिनत उत्तर आपके पास आते जाएंगे। तो यही प्रॉब्लम होती है जब समीकरण आपके पास कम हो, राशियां बहुत हो, तो फिर आप अनगिनत उत्तर निकाल सकते हैं। क्योंकि एक राशि जो है, एक या दो राशि जो एक्स्ट्रा है, कि समीकरण तो कम पड़ गए, चर अधिक हो गए, तो ये जो अंतर होगा, इस अंतर की वजह से आपके आंसरों की संख्या बढ़ती जाएगी, अनंत उत्तर हो जाएंगे आपके। लेकिन वही अगर आपके समीकरण बराबर हो जाएं तो, समीकरण बराबर हो जाएं तो, दो ही समीकरण हो, दो ही चर हो तो
लीजिए 2x प्लस वाई बराबर 5, 3x प्लस वाई 7। अब आप क्या करेंगे? अब दो समीकरण है, दो चर है, दो ही तो समीकरण है बेटा, दो ही चर है। अब कितने आंसर आएंगे? अब कितने आंसर आएंगे? अब आप सॉल्व करके देख लीजिए। घटाएंगे तो आपका y से y कट गया, माइनस एक्स बराबर आ गया माइनस का 2, माइनस से माइनस काट दीजिए, x बराबर 2 आ गया, x का मान 2 रख के y निकाला, y 1 आ गया। तो बेटा सिर्फ एक ही आंसर आया, x बराबर 2, y बराबर 1। इकलौता, इसे कहते हैं अद्वितीय हल या यूनिक सॉल्यूशन। अद्वितीय मतलब इकलौता, एक ही आंसर आया बस आपका, और कोई सॉल्यूशन नहीं आया। अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर समीकरण और चरों की संख्या बराबर हुई तो तब आपको इकलौता आंसर मिलता है। लेकिन एक बार मैं पहले ठीक करना चाहूंगा इस बात को, एक बार मैं इस बात को ठीक करना चाहूंगा। मैंने भी क्या बोला कि समीकरण की संख्या, मैंने आपसे कहा कि समीकरण की संख्या बराबर हो अज्ञात चरों की संख्या। तो बेटा जब समीकरण की संख्या और अज्ञात चर, जैसे अब इस सवाल के अंदर दो समीकरण हैं और अज्ञात चर दो हैं, दोनों बराबर है, ऐसी स्थिति में जो आपका आंसर आता है वो इकलौता आता है, अद्वितीय आता है, यूनिक आता है, एक ही एक्स और एक ही वाई आता है। इसका मतलब नहीं कि एक्स बराबर एक और वाई बराबर एक, एक एक आने का मतलब इकलौते आते हैं। एक्स का इकलौता एक मान आता है और वाई का इकलौता मान आता है। समझ गए बात? जब समीकरण की संख्या अज्ञात चरों की संख्या बराबर होती है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ठीक करना चाहूंगा, मैंने ये वर्ड जो है वो सही नहीं लिखा, समीकरण की संख्या। क्यों नहीं लिखा आइए समझाता हूँ। मैंने क्या गलती की, 2x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण एक है। अब आपको कैसे, समीकरण तो एक है, चर दो है, तो अनंत उत्तर आएंगे, इससे अनंत आंसर आएंगे, हलों की संख्या इनफाइनाइट होगी। ठीक है, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए काम करता हूँ, एक समीकरण और बना लेता हूँ, 4x प्लस 2y बराबर 10। अब तो दो होगी बेटा, दो समीकरण होगी, दो चर हो गए, अब निकाल लो फटाफट मान, फटाफट अब इससे एक्स वाई के मान निकाल के बता दो। तो आप बोलोगे सर नहीं, आप बेवकूफ बना रहे हो। कैसे? कि सर ये दो समीकरण है ही नहीं। तो बेटा दो कैसे नहीं है, दो है तो सही। ये देखिए नंबर डाल के दिखाता हूँ, एक नंबर, नंबर दो, दो है तो सही। आप कहे ना ना सर ये दो नहीं है, ये एक ही है। अरे भाई दो दिखे तो ये एक नंबर, ये दो नंबर, तो दो हुई ना, एक कैसे हुई? आपको सर इसलिए कि ये जो ऊपर वाले समीकरण है इसको आपने दो से गुणा किया है, तो ये ऐसे दो नहीं बन जाती। किसी को एक समीकरण को किसी से गुणा करने पर समीकरण दो नहीं हो जाते, ऐसे तो आप 50 बना देंगे, ऐसे तो आप 50 बना देंगे। पकड़ में आ रही है बेटा बात, कि दो को दो कब बोलना है कब नहीं बोलना। यहाँ आप दो लिख रहा हूं उसके बावजूद भी आप बार बार बोल रहे हैं एक, मैं दो दिखा रहा हूं फिर भी आप एक बोल रहे हैं। तो कब आपको दो को दो बोलना है और कब आपको दो को एक बोलना है? अगर ये लिखूं तो 2x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 3y बराबर 8। अब कितने बोलोगे? अब मैं ऐसे अगर गिनाऊं तो ये एक और दो, अब आप कहोगे हाँ सर ये दो है, ये दो नहीं है, ये दो नहीं है और ये दो है, ऐसे कैसे भाई? तो आप बोलेगे सर कि अगर, यदि आपका जो समीकरण है वो पीछे वाले समीकरण से बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, जिसे कहते हैं आश्रित और स्वतंत्र। अगर आपके समीकरण स्वतंत्र है या आश्रित है, अगर आश्रित है इसका मतलब आपका समीकरण कोई नया समीकरण नहीं है, वो पहले वाले समीकरण का ही कोई ना कोई रूप है, तो उसे काउंट नहीं करना, हमें काउंट करना है स्वतंत्र को। स्वतंत्र मतलब जो एक समीकरण बाकी समीकरणों से नहीं बन सकते, इसका मतलब वो अलग समीकरण है, अलग है मतलब वो स्वतंत्र है। तो हमें स्वतंत्र समीकरणों को गिनना है। तो जो मैंने लाइन लिखी थी वो ये गलत थी, मुझे ठीक करना है, मुझे कहना है स्वतंत्र समीकरण की संख्या। अगर समीकरण है वो 50 लिख देगा, लेकिन इसका मतलब थोड़ी वो 50 है, क्या पता कोई समीकरण ऐसी हो जो बाकी समीकरण पर निर्भर करती हो, तो गिनती में नहीं आएगी वो तो वही फर्जी इक्वेशन हो जाएगी, जैसे मैंने अभी आपको ये दिखाई। ऐसे ऐसे तो बेटा अनगिनत समीकरण बन सकते हैं, आइए समझाता हूँ आपको, और देखिए, आपको देखिए मैं कितना बेवकूफ बना सकता हूँ ऐसे। तो x प्लस वाई बराबर 5 है, 2x प्लस वाई बराबर 8 है। अभी तो आप पहचान लिए कि मैंने 2 से गुणा किया। तो अब एक बात बताइए, अगर मैं आपको थोड़ा सा बेवकूफ बनाने के लिए इसको 3 से गुणा कर दूं, जिसको 4 से गुणा कर दूं, फिर जोड़ दूं, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, 8, 8 3 11x। अब आप पहचान ही नहीं पाओगे, ये देखो 15, 15 और 32 47।
8 चौक 32, 15 15 और 32 47, 4 7 वाई 8। अब बताओ बेटा, अब बताओ, अब बोलोगे आप 3 है, क्यों? क्योंकि अब आप जल्दी से नहीं पकड़ पाओगे। पिछली बार तो आपने जल्दी से पकड़ लिया था, क्यों? क्योंकि मैंने 2 से गुणा करके दिया था, आपको साफ दिख गया था कि 2 से गुणा दिख रहा है। अब ऐसे, या मैं कभी 8 से गुणा करके 17 से गुणा करके जोड़ दूं घटा दूं, ऐसे कर दूं, तब तब समीकरण कैसे पकड़ोगे आप? तब आपको कैसे पता चलेगा कि ये तीसरे समीकरण है, या तीसरे समीकरण, ये जो समीकरण है ये सही में 3 है या नहीं है, अब पता कैसे चलेगा? अब ऐसे दूर से देखोगे आप तो अंदाजा लगाओगे, अंदाजे में आपको लगेगा हाँ यार ये नहीं बन सकती, ये 1 नंबर है, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं बन सकती, ये भी 2 है, ये भी बिल्कुल अलग दिखती है, लगता ही नहीं है कि इनसे बनी है 3, तो आप 3 गिन लेंगे, लेकिन एक्चुअली है ये 2 ही। हो गई ना? इस गलती को कैसे पकड़ेंगे आप? कैसे पता लगाएंगे कि सही में समीकरण कितने हैं या नहीं है? धोखा दे रहे हैं, नहीं दे रहा हूं, सही में ये समीकरण कैसे पता चले? तो यही कमाल है जाति का। जाति, आइए जाति के ऊपर आते हैं। आप अपनी जो समीकरण है उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लीजिए, a इंटू एक्स की फॉर्म में, बराबर में जो भी है b ले लीजिए, इस तरीके से लिखिए, और a जो है उस a की जाति पता कर लीजिए। जाति पता करते ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जाति जो है वो बताती है स्वतंत्र पंक्तियों की संख्या। जाति जो होती है वो आपको बताती है किसी मैट्रिक्स में कितनी पंक्तियां स्वतंत्र है, और आपकी जो ए मैट्रिक्स है वो समीकरण से बनी हुई है, तो पंक्ति, हर पंक्ति मतलब एक एक समीकरण। अगर आपकी जाति 3 आती है तो इसका मतलब है कि आपकी मैट्रिक्स से 3 पंक्तियां स्वतंत्र है, चाहे वो 5 ही मैट्रिक्स, चाहे 5 बाय 5 की हो, मैट्रिक्स में चाहे 5 ही पंक्ति हो, लेकिन अगर जाति 3 आई है तो वो दर्शा रहा है कि भाई ये 5 पंक्तियों वाली मैट्रिक्स नहीं है, एक्चुअली ये 3 की है। तो जाति यहाँ पे सबसे बढ़िया काम करते हैं। जाति बताती है कि मैट्रिक्स ए में कितनी पंक्तियां स्वतंत्र है, और हर पंक्ति एक समीकरण है, इसलिए स्वतंत्र समीकरण की संख्या पता चल जाएगी। स्वतंत्र समीकरण की संख्या हमें पता लग जाएगी, हो गया? हम तब एग्जैक्टली हमें पता चल जाएगा कि हमारे समीकरण कितने। आई बात समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हम 2 प्रश्नावलियां करने वाले, खूब सारी समीकरण लेके चलेंगे, 5 समीकरण, 3 समीकरण, 4 समीकरण, 2 समीकरण तो लेके नहीं चलेंगे, एटलीस्ट 3 तो पक्का ही लेके चलेंगे, 3 है कभी 4 है, ये समीकरण लेके चलेंगे। 2 टाइप के सवाल लेंगे हम। 2 टाइप के कौन से? ए एक्स बराबर बी, ऐसे लिखेंगे, और ये जो बी है पहली प्रश्नावली के अंदर हम करके चलेंगे कि बराबर में बी 0 है, और फिर अगली बार जब अगली प्रश्नावली करेंगे उसमें हम बी को 0 नहीं लेके चलेंगे, माने कि बराबर में 0 नहीं है, देख लेंगे आप, मिल जाएंगे आपको दोनों टाइप के सवाल। पहली प्रश्नावली जो ए करने वाले हैं उसमें हम बराबर में 0 रखेंगे, मतलब हमारा क्वेश्चन ऐसे होगा ए एक्स बराबर 0, और दूसरे वाले में हम ए एक्स बराबर बी, बी कुछ ना कुछ होगा। ये 2 टाइप के सवाल हम 2 प्रश्नावली में करने वाले हैं। ये थर्ड ए का है, थर्ड ए में ये सवाल, और थर्ड बी में ये सवाल। इन सवालों में भी 2 सवाल होंगे। इन सवालों में आपको ए की जाति निकालनी है, और जाति निकाल के बताना है। इन जो टाइप के सवाल है आपको हल करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको ये बताना होगा कि इसका हल जो है वो अनंत हल आएंगे या अद्वितीय हल आएंगे, इकलौते आंसर आएंगे या अनंत उत्तर आएंगे। तो इसमें आपकी जाति जो है वो आपका रोल प्ले करेगी, ठीक है ना? यहाँ 2 संभावना है कि जो भी आप जाति निकालेंगे, ए जो जाति निकालेंगे, क्या वो चरों के बराबर है? क्या वो चरों के बराबर है? जो आपके चर है उसके बराबर है? अज्ञात चरों की संख्या के बराबर है? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। अज्ञात चरों की संख्या जितने आपको निकालने हैं, क्या उतनी ही जाती है? अगर उतनी है, अगर उतनी है तो इसका मतलब है इस प्रॉब्लम का इकलौता हल है, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। और कितना होगा? सब कुछ 0 आएगा, x1 x2 x3 डैश 0 आएगा। दूसरा हिस्सा, जब ए की जाति कम होगी अज्ञात चरों की संख्या से, अगर कम आती है तो समझ जाइए कि इस समस्या के अनंत हल है, बहुत सारे उत्तर आएंगे। तो ये 2 संभावना है, संभावना 1 और संभावना 2, फर्स्ट और सेकंड। अच्छा, एक बात और समझाना चाहूंगा कि आपको सर आपको पता कैसे चला कि आंसर 0 0 0 आएगा? आइए उसकी बात भी कर लेते हैं। अगर बेटा बराबर में समीकरण के बराबर में जब 0 होता है, कोई भी समीकरण कुछ भी ले लीजिए, स्वतंत्र ले लीजिए, 2 समीकरण ले लीजिए स्वतंत्र, बराबर में 0 है, तो इसका एक आंसर मैं आपको बिना बताए, बिना निकाले सीधा बता सकता हूँ कि इसका एक आंसर आएगा x y बराबर 0 0।
सही है गलत है, क्यों बराबर में जीरो है? एक्स की जगह जीरो और वाई की जगह जीरो रखोगे तो समीकरण संतुष्ट होके ही रहेगी, समीकरण संतुष्ट होके ही रहेगी। एक्स बराबर जीरो और वाई बराबर जीरो रखिए, समीकरण संतुष्ट हो जाएगी। मतलब इसका आंसर एक एक्स जीरो और वाई बराबर जीरो है। लेकिन बात ये है कि क्या ये एकमात्र आंसर है या और भी इसके आंसर है, ये कैसे पता चले कि इस समस्या के क्या कोई और आंसर भी है क्या? तो यही पता कर, अच्छा अब आप कहोगे कि सर सॉल्व करके देख लेते हैं, बहुत बढ़िया बात, अगर आपके दिमाग में चल रहा है ये बात तो सही है। लेकिन बेटा याद रहे ये दो समीकरण है, अगर मैं 5 समीकरणों वाला आपको दे दूं सवाल तो 5 5 समीकरण आप सॉल्व करके मुझे बताएंगे कि उसका हल इकलौता है या अनंत है? क्या बिना सॉल्व किए आप मुझे नहीं बता सकते कि इसके आंसर क्या आने वाले हैं, इकलौते आने वाले या अनंत आने वाले, बिना सॉल्व किए? क्योंकि आपको जो भी बिना सॉल्व किए, अभी तो आपको लग रहा होगा कि बिना सॉल्व करने की क्या जरूरत है, सॉल्व कर लें। लेकिन बेटा ये दो समीकरण का है, अगर 5 5 समीकरण के समीकरण दे दूं आपको तब 5 5 चरों वाले समीकरण दो, फिर क्या करोगे आप, सॉल्व करेंगे? बहुत लंबा हो जाता है सॉल्व करना। तो उसके लिए जरूरी होता है कि बिना सॉल्व किए भी हम पता लगा पाए कि इसके आंसर इकलौते आएंगे या फिर अनंत आएंगे। तो ये हमारी मदद करेगा, जाति निकालेंगे, जाति अगर अज्ञात चरों के बराबर है तो इसका इकलौते आंसर है कि सबके मान जीरो आएंगे, बस यही एक आंसर है और कोई आंसर नहीं है। लेकिन अगर जाति कम आई तो इसका मतलब इस समस्या के अनंत आंसर आने वाले हैं। समझ गए? ये है हमारा हिस्सा। अभी हम बी जीरो लेके चलेंगे, अभी प्रश्नावली कराऊंगा, चिंता मत कीजिए, सारी थ्योरी आपको समझ में आ जाएगी, पूरी थ्योरी जो मैंने अभी आपको बताई है। सवाल जैसे जैसे आप निकालते जाएंगे आपको एक एक बात क्रिस्टल क्लियर होती जाएगी। घबराइए मत, थ्योरी थोड़ी सी मुश्किल होती है क्योंकि थ्योरी जो होती है वो एक तरह से काल्पनिक बातें कर रहे होते हैं, सवाल आपके सामने होता नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें कर रहे हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। जैसे सवाल सामने आता है तो वो सारी जो थ्योरी के जो पॉइंट्स है जो मैंने बोले हैं वो सारे कनेक्ट होते जाएंगे, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी अगले लेक्चर में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।